नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे 19 अगस्त का एडिटोरियल एनालिसिस। पहला एडिटोरियल है द हिंदू में आया था, पॉलिटिकल अपहेबल इन बांग्लादेश। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि हसीना जी का जो एग्जिट हुआ था और इंडिया का क्या इसमें रेस्पॉन्स रहा है, किस प्रकार से, उससे रिलेटेड था। तो वही है कि जॉब कोटा रिजर्वेशन 30% जो था सिविल सर्विस पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, पीक पे तब पहुंच गया जब शेख हसीना ने उसे रजाकार बोल दिया था, जो भी मतलब प्रोटेस्टर है उनको, चिल्ड्रन ऑफ रजाकार। तो ये सारी चीज था। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या हो गया? गवर्नमेंट ने पहले इनिशियली प्रोटेस्टर्स के डिमांड को, मतलब जो कोटा के उसके अलाइन रिफॉर्म करना चाहा, फिर वो अपील कर रहे थे कोर्ट में। इसलिए तो ये सारी चीजें हम लोग पहले भी देख लिए थे, वही सारी चीजें हैं। इंडिया का रोल क्या रहा था? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला था कि डेमोक्रेटिक नेचर होना चाहिए प्रोटेस्ट का, और उसके साथ साथ एक पीस का मतलब स्टेटस होना चाहिए कंट्री में। ये सारी बातें हो रही थी। इम्प्लीकेशंस क्या है बांग्लादेश का फ्यूचर के लिए, मतलब ये जो इवेंट हुआ इसका। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अभी जो 15 साल के बाद अभी जो अनस्टेबिलिटी आया है, और नए जो अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने हुए दिनेश, तो उनको कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन को बहुत ही केयरफुली करते हुए मैनेज करना पड़ेगा सिचुएशंस को। गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में भी यहाँ बात हुई थी कि डीप सीटेड इशू जो भी ऑथोरिटेरियन रूल्स हो गया पार्टिसिप, उसका यहाँ पर उस चीज को आप खत्म करके या उस चीज को अवॉइड करके आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की ओर बढ़िए। ये उनकी बात बांग्लादेश के लिए एक एडवाइस था इसमें। सोशल यूनिटी की भी बात है। सोसाइटी में सोशल ग्रुप, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी यूनाइटी दिखाना पड़ेगा। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को देखते हुए इंडिया को कहीं ना कहीं ब्रॉडली इंगेज करना होगा बांग्लादेश के पॉपुलेशन के साथ, ताकि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो कहीं ना कहीं उभर रहा था उसका रोकथाम हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में था कि इंडिया जापान के बीच का जो कॉपरेशन है उससे रिलेटेड। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट यही था ना कि जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका विजिट हुआ था इंडिया में, जो हाईलाइट करता है किस प्रकार से हमारा कॉपरेशन है जापान और इंडिया का हिस्टोरिकली, और अभी क्या कॉपरेशन है डिफेंस में, इकोनॉमिक्स में, पीपल टू पीपल, और वोमेन का रोल क्या है पीस और सिक्योरिटी में। इन सारी चीजों को ये शो करता है। हिस्टोरिकल टाइज अगर देखा तो इंडिया और जापान का रहा है। मतलब 6th सेंचुरी के टाइम से ही हम लोग देख सकते हैं कि वो बुद्धिज्म का जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है वो हो गया। उसके साथ साथ जापान में एक है शिजुओका प्रेफेक्चर, वो ग्रीन टी के लिए फेमस है। उसका भी कनेक्शन है इंडिया के साथ, टाडा मोकोकिची। तो इन सब चीज से हम लोग टी प्रोडक्शन टेक्निक्स को भी लर्न किए हैं। अभी क्या क्या एरियाज है कॉपरेशंस के जापान के साथ? तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो जापान और इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है अपने डिफेंस कॉपरेशंस को जॉइंट एक्सरसाइज के माध्यम से, लैंड पे, सी पे और एयर, मतलब नेवी, एयरफोर्स और जो भी आर्मी है, तीनों टाइप से। जैसे और दूसरी बात यह है ना कि 2+2 वाला जो डायलॉग होता है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल वाला, तो वो एक मतलब कोलेबरेटिव एफर्ट्स को शो करता है कि किस प्रकार से हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी कोलेबरेशन कर रहे हैं। वो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। इकोनॉमिकली भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो हो रहा है, दोनों नेशन काम कर रहे हैं। और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए जापान काम कर रहा है। और जापान ये चाह रहा है कि हम लोग 5 ट्रिलियन एन इन्वेस्टमेंट करेंगे, टारगेट रखे हैं 2022 तक इंडिया में। ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों पे नए नए फोकस एरिया उभर के आ रहे हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी आप देख सकते हैं। जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर जो था पहले हो रहा था, उसको अभी एक्सटेंड करके क्या कर दिया है ना, जापान मंथ, इंडिया मंथ जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज और को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपस में जो भी रिलेशन है उसको मजबूती दे रहे हैं। वोमेन पे, पीस पे और सिक्योरिटी पे क्या इनका मतलब कोलेबोरेशन रहा है। तो जापान इंडिया के एक्सपीरियंस का, जो कि मतलब पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया अपनी महिलाओं को जो भेजते हैं और सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं, और इसका जो एक्सपीरियंस इंडिया का है, इसको जापान बहुत वैल्यू देता है और उससे लर्निंग करने का प्रयास करता है, कॉपरेट करता है और वुमेन के लीडरशिप को सपोर्ट करता है, फोकस करता है वो अपने देश में भी। तो ये कहीं ना कहीं कॉपरेशंस का सेक्टर हो गया। फ्यूचर क्या है इंडिया जापान रिलेशंस का? तो इन्होंने बात किया था कि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रांग होगा टाइज और ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं पीस और स्टेबिलिटी को मतलब कंट्रीब्यूट करेगा दोनों देशों में, इंडो पैसिफिक रीजन में और उससे बियॉन्ड भी, अक्रॉस वर्ल्ड में कहीं भी।
हर एक जहाँ भी मतलब जियो पॉलिटिकल कंसर्न हो रहा है, इनके में स्टेबिलिटी और पीस को ये करने में दोनों देश की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और दूसरी बात है, यूनिक और हिस्टोरिकल जो पार्टनरशिप है उसको और डीप करने का बात हो रहा है, दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन में भी हम लोग देख रहे हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कमिटमेंट है क्वाड जैसे ग्रुप के माध्यम से। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का था कि मेंटल हेल्थ पे उनका था कि अभी किस प्रकार से बेटर मेंटल हेल्थ पॉलिसी का नीड है, इंडिया में अर्जेंट नीड है। और ये कहीं ना कहीं हाई नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड सुसाइड जो हो रहे हैं उससे मतलब इस नीड को मतलब हम कह सकते हैं हाईलाइट किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो फंडिंग इतना कम है, पॉलिसी अटेंशन भी कम है इस सेक्टर में, तो उसके साथ साथ आप देखिए एचआईवी एड्स प्रोग्राम स्ट्रेटजीज जो है उससे लर्निंग लेते हुए आप मेंटल हेल्थ पे भी ऐसे काम कीजिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बात किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इन्होंने मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में इंडिया के रेस्पेक्ट में बात की है कि सुसाइड रेट्स देखिए कितना ज़्यादा है। नेशनल मेडिकल कमीशन का एक रिपोर्ट आया था, 122 सुसाइड होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स में लास्ट 5 साल के भीतर 122 सुसाइड हुआ है। और जो कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और सेवियर मेंटल हेल्थ को ही शो कर रहा है। आप ये देखिए मेंटल हेल्थ का कंडीशंस किस प्रकार से प्रिवेल कर रहा है। कमीशन ने मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये भी बताया कि 27% जो अंडर ग्रेजुएट है ना स्टूडेंट्स, उसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत ही बुरी पाई गई है। और 30% पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। जनरल पॉपुलेशन किस प्रकार से अफेक्टेड हो रहा है। 2015-16 का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसने देखा गया कि लगभग 11% इंडियन जो है ना वो 18 मतलब 18 नहीं मतलब 18 प्लस एज वाले लगभग 10% या 11% पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन से है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और 30 से 50 तक का एज ग्रुप वाला जो भी मतलब लोग हैं उसमें से 16% ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए वो बहुत ही कम है। क्या इनिशिएटिव्स मतलब इंडिया में लिए गए हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक टास्क फोर्स क्रिएट किया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए। 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी बनी थी, 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट भी बना है जो कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को मतलब प्रायोरिटाइज देता है। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन का जो ये है वो बहुत ही अभी बेग रहा है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए बजट में 1000 करोड़ मेंटल हेल्थ के लिए मतलब एलोकेट किया वो लेटेस्ट बजट में, जो कि कहीं ना कहीं इस पे रिगार्डिंग गवर्नमेंट का प्रायोरिटी को शो करता है। सिविल सोसाइटी ग्रुप जैसे कि एक है तमिलनाडु में बनियान बोल के, उन्होंने एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन किया है जैसे कि होम अगेन प्रोग्राम, जो कि फोकस करता है जो भी होमलेस पीपल हैं, जो भी होमलेस लोग हैं उनको, और जो भी मेंटली इल लोग हैं उनको पुनः ऐसी कम्युनिटी बेस्ड केयर दिया जाए ताकि उनमें मतलब एक प्रकार से कॉपरेशन सोशलाइजेशन वाला फीलिंग आए। इंडिया एचआईवी एड्स प्रोग्राम से क्या सीख सकता है। तो ये एचआईवी एड्स प्रोग्राम में क्या किया गया था, स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन किया गया था जिसने एचआईवी एड्स को कंट्रोल किया। और मैं मतलब जो भी तरीके अप्रोच जो अपनाए उस अप्रोच ने वहाँ पर इस प्रोग्राम एड्स प्रोग्राम को काफ़ी कारगर साबित किया। तो वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में आप अपना सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो भी एड्स का प्रोग्राम था ना उन्होंने डिफरेंट रीजन और डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन किया। तो ये भी आप मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। एडवोकेसी और स्टिग्मा रिडक्शन के लिए भी उन्होंने काम किया था, मीडिया जुडिशरी पार्लियामेंट्रियन सबको इंगेज हो गए थे। तो ये जो सोशल स्टिग्मा हो जाता है उस चीज़ को कम करने का ये प्रयास था, तो वही चीज़ इसमें भी किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें तो देखिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए रिसोर्स बढ़ाने की जरूरत है, उसको एलोकेट करने की जरूरत है क्योंकि एचआईवी एड्स के लिए लगभग 25% मतलब इसका जो बजट था ना एचआईवी एड्स के लिए, उसका 25% बजट कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए ही दिया गया था। तो मेंटल हेल्थ में भी ये काम किया जा सकता है। ऑटोनोमस एजेंसी होना चाहिए, एक ऐसा एजेंसी भी बनाया जाए जैसे एनएसयू एक एजेंसी था जो कोऑर्डिनेट करता था जितने भी एफर्ट्स हो रहे थे, रिसोर्सेज थे, अकाउंटेबिलिटी थे। तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ भी कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग।
आगे वही सारा करना है जो कि मतलब HIV एड्स प्रोग्राम से सीख लिए हैं। और वे फॉरवर्ड में ये है, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस कीजिए। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज देने के लिए गवर्नमेंट को अफोर्डेबल इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है। टास्क फोर्स को और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल और प्रोएक्टिव बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बिजनेस स्टैंडर्ड का एक था, बेनिफिट्स ऑफ बैम्बू कल्टीवेशन इन इंडिया। बैम्बू का जो कल्टीवेशन हो रहा है उसका क्या बेनिफिट है इंडिया में, ये चीज। तो बैम्बू को हम लोग क्या बोलते हैं ना, पुअर मैन के टिम्बर के रूप में ऑफन हम लोग बोल देते हैं। लेकिन बात है कि इसका बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है इंडियन फार्मर्स के लिए। और इसको अभी ग्रीन गोल्ड का नाम दिया जा रहा है, ग्रीन गोल्ड बैम्बू को। और मॉडर्न जितने भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसमें से बैम्बू कल्टीवेशन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के रूप में उभर रहा है। जैसे कि हम लोग शुगर केन कॉटन वगैरह भी देख रहे हैं ट्रेडिशनली, तो उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल ये दिख रहा है। और बैम्बू फार्मिंग जो है ना रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। मतलब खासकर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए, वहाँ पर मध्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट्स, गुजरात, हर जगह ये स्प्रेड हो रहा है बैम्बू कल्टीवेशन। अभी स्टेटस क्या है इंडिया में बैम्बू कल्टीवेशन का, तो इन्होंने बताया कि जैसे लैंड जो है ना बैम्बू कल्टीवेशन के लिए, वो अभी 15 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और नॉर्थ ईस्ट, और उसका लगभग 50% नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ही है, जहाँ पर मतलब कंट्री का लगभग 50% बैम्बू रिसोर्सेस होल्ड करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इंडिया के साथ इंडिया में जो है 136 डॉक्यूमेंटेड नेटिव स्पेसीज है बैम्बू का इंडिया में। तो वो कहीं ना कहीं 3.23 मिलियन टन से एनुअली मतलब प्रोडक्शन करता है बैम्बू का। वर्सेटाइल है, वैल्यूएबल प्लांट है, इस चीज के मतलब इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है। नीति आयोग ने भी प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल बैम्बू मार्केट जो है ना वो लगभग 98 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2025 तक। और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसर मतलब इंडिया है चाइना के बाद, तो चाइना एक अच्छे पोजीशन में होगा इस बैम्बू मार्केट को एक सिग्निफिकेंट शेयर देने के लिए ग्लोबल मार्केट में। इसके बाद बात इन्होंने किया है कि किस प्रकार से लीगल और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं जो बैम्बू कल्टीवेशन को बूस्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट 2017 उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उन्होंने रिक्लासिफिकेशन किया था बैम्बू का कि ये जो है ना ये ट्री नहीं है, ये ग्रास है। मतलब इस अमेंडमेंट के तहत तो ट्री होने से क्या होता है, कटिंग वटिंग में थोड़ा बैन लग जाता, तो ग्रास के अंतर्गत इसको क्लासिफाई कर दिया गया। और जिसके कारण अगर ग्रास बोल दिया तो इसमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते थे, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, तो इन सारे रेस्ट्रिक्शंस मतलब ये सारे रेस्ट्रिक्शन हट गए, जो कि फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल बन गया और अफोर्डेबल बन गया। और बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हो गया कल्टीवेशन, बैम्बू कल्टीवेशन। नेशनल बैम्बू मिशन भी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली चला रही है। तो ये जो है ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है हमारा मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, तो उसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ नेशनल बैम्बू मिशन जो डायरेक्टली हैं इसी को टारगेट करता है। वो ये कहीं ना कहीं बैम्बू प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए एक वैल्यू चेन, सप्लाई चेन का मार्केट क्रिएट करना चाहता है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। जैसे एज ए स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो महाराष्ट्र ने अपने बैम्बू फार्मिंग को एक्सपेंड किया है और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो पर हेक्टेयर 7 लाख करके। तो ये कहीं ना कहीं है। इंडिया में क्या है ना कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है बैम्बू कल्टीवेशन का, तो इन्वायरमेंटल आपका इम्पैक्ट ये है कि बैम्बू बहुत ही हाईली इफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टर है, जो कि कहीं ना कहीं अभी ग्लोबल वार्मिंग जो सिचुएशंस हो रहा है इसका एक अच्छा पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है थ्रू एग्रीकल्चरल मीन्स। और आप ये देखिए कि मतलब ये जनरल जो भी जितने भी प्लांट्स हैं उन सबसे 35% ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है बैम्बू। और इसका ग्रोइंग रेट भी आप देखिए 90 सेंटीमीटर ग्रो करता है एक दिन में, लगभग 1 मीटर के आसपास। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट बायोमास प्रोड्यूसर भी हैं, तो हम लोग बायोफ्यूल के लिए भी इसको बेटर यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक अगर बेनिफिट्स देखा जाए तो बीमा बैम्बू वगैरह जो है ना ये वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी, तो ये काफी मतलब इसका प्रॉफिट पोटेंशियल है। और इसका अगर हम लोग जो ग्रो करते हैं जो फार्मर्स, वो एनुअली इसका प्रॉफिट 75,000 80,000 पर हेक्टेयर उठा लेते हैं। तो बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है इंडिया में। हेल्थ बेनिफिट्स भी है। बैम्बू के आधार पे बैम्बू बेस्ड जो फूड्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, कैलोरी बहुत कम होता है लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और बैम्बू का प्लांट्स का कुछ अगर पार्ट अगर देखा जाए जिसमें मतलब उसका रूट्स बेसिकली है स्पेसिफिकली, तो उसको थेराप्यूटिक ट्रेड्स भी माना जाता है। कहीं ना कहीं इसमें औषधीय गुण भी होता है। और ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये बैम्बू।
तो ये सारा चीज है। और नेक्स्ट अगर इसका बेनिफिट देखें तो एनर्जी, बैम्बू को जो है ना बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल में बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, मतलब पेपर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज कर सकते हैं। एक वुड या फिर जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है उसका अल्टरनेटिव के लिए बेटर अल्टरनेटिव है, जो कि कहीं ना कहीं इसको बहुत ही स्ट्रेंथफुल, रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। तो ये था। नेक्स्ट इन यूरोपियन यूनियन का सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, मतलब मैकेनिज्म जो है उस पे था। तो उन्होंने बात किया, यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो मैंडेट करता है कि जितने भी इंपोर्ट्स होंगे ईयू में वो सेम कार्बन कॉस्ट के होंगे जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ईयू में उसके अकॉर्डिंग। तो इनिशियली इसका 6 सेक्टर था, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन। और इसका इम्पैक्ट भी इंडिया में है। ये किस प्रकार से कार्बन कॉस्ट के साथ इक्वलाइज करेगा, इन सारी चीज़ों पे बात हुआ है। हाई कार्बन फुटप्रिंट प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए मार्केट किस प्रकार से क्लोज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट पे ये आर्टिकल था। तो बात करते हैं इस पे, किस प्रकार से इंडिया का स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर का इम्पैक्ट हुआ है इसके कारण। तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, इंडिया का जो एल्युमिनियम एक्सपोर्ट होता है और स्टील एक्सपोर्ट होता है उसका 30 से 40% यूरोपियन यूनियन तक जाता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन का सीबीएम वाला जो पॉलिसी आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इस इंडिया के जो ये एक्सपोर्ट हो रहा है स्टील एल्युमिनियम का, वो कहीं ना कहीं बैरियर का सामना करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमिशंस दोनों को मतलब ये रिपोर्ट करके अनदर टैक्स लगाएंगे जो कहीं ना कहीं टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ा देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस क्या है, डायरेक्ट इमिशंस क्या है। डायरेक्ट इमिशंस मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किए हैं। और इनडायरेक्ट इमिशंस हो गया कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हैं प्रोडक्शन के दौरान, वो इलेक्ट्रिसिटी किससे बना है, वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोल बेस्ड है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमिशंस को भी वो लोग मतलब ऐड करते हैं सीबीएम के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी उन्होंने ये बात बोला है कि 2026 के बाद हम बस डायरेक्ट इमिशंस को ही टारगेट करेंगे। पोटेंशियल टैरिफ्स क्या है ना, एल्युमिनियम के लिए इम्पैक्ट अगर सीबीएम का देखा जाए तो 7 से 10% एड वैलोरम ड्यूटी बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि मतलब इम्पैक्ट होगा इसके इंडिया के एक्सपोर्ट का। चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने, तो सबसे पहले रिपल इफेक्ट है। अभी जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चल रहा है उसको अप्लाई कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, उसके बाद भी अभी इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया के थ्रू, तो वो नॉन ईयू कस्टमर्स जो हैं, जो कि मतलब इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से चीज़ों को ले रहे हैं, तो वो भी मतलब अच्छा मतलब पोर्शंस में ही है, वो डिमांड बढ़ा रहे हैं अपना। ये बात है। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स की भी बात हो रही है, हाइड्रो, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज ऑप्शंस। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हम लोग इमिशंस को कम नहीं कर पा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ रूल्स में भी वायलेशंस हो रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है वो डब्ल्यूटीओ रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट नहीं करता है, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। और ये इंडिया के लिए भी या फिर ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स के लिए भी डिसरप्शंस का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस भी आप देखिए, ईयू का जो सीबीए मैकेनिज्म है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे? क्योंकि वो पैनलाइज करता है इम्पोर्टेड गुड्स को, मतलब कार्बन प्राइसिंग सिस्टम के आधार पे, और वो कार्बन प्राइसिंग सिस्टम वो अपने अनुसार खुद डिसाइड करता है यूरोपियन यूनियन। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, और एक आपका इंडिया में किया जा रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ CO2 इमिशंस होने के बाद भी इंडिया में जो होगा उसमें एडिशनल कॉस्ट जाएगा इंडिया वाले में, और यूरोपियन यूनियन वाले में कम जाएगा। तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। रिवर्स फाइनेंसिंग वाला भी बात आ जाए, मतलब एक ऐसा सिचुएशन होता है रिवर्स फाइनेंसिंग जहाँ डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसे, वो लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट करना बंद कर देते हैं यूरोपियन यूनियन के कार्बन बजट को। तो ये फाइनेंशियल बर्डन जो होता है क्लाइमेट एक्शंस का उसको शिफ्ट कर देगा डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज पे, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा फिर। और कार्बन क्रेडिट ट्रेड सिस्टम वाला जो ट्रेडिंग सिस्टम वाला बात है, वो किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं सीबीएमएम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है। डाटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है। जिस प्रकार से इमिशन डाटा का अगर यूरोपियन यूनियन इस आधार पर यूज करेगा अपना टैरिफ और कॉस्ट को दिखाने के लिए, उस इमिशन डाटा का भी वो यूज प्राइवेसी, मतलब डाटा का यूज सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन या फिर अपने मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को ग्रो कराने में कर सकता है। एफटीए की अगर बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से क्या हो रहा है ना, वो बेनिफिट्स अंडरमाइन हो जा रहा है
जो कि हम लोग इंडिया मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया यूके के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो नेगोशिएट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं और बैरियर शो कर रहा है, मतलब बैरियर फेस कर रहा है। आगे अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडिया का प्रोग्रेस क्या है एग्रीकल्चर में, चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स क्या है चाइना के कंपैरिजन में, ये बात था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहली बात तो हमारा यहाँ डेवलप्ड कंट्री बनने का गोल है 2047 तक। तो एग्रीकल्चर का क्या रोल है और क्या अभी स्टेटस इस पे बात हुई है, तो अचीवमेंट्स क्या है इंडिया का अभी तक एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चरल जीडीपी जो है ना हमारा एवरेज 3.6% के इसे चल रहा है एनुअली, और 2004-5 से 2023-24 तक ये एक स्टेडी प्रोग्रेस दिखा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेट 1960 में हुआ था, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के फूड प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म किया, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इंडिया जो है ना अभी एक नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और कहीं ना कहीं $51 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है लास्ट 3 ईयर्स में, ये देखा गया है। और इसमें जो एक्सपोर्ट आइटम्स है, राइस है, मैराइन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेज, बफलो मीट, ये सारी चीजें हैं। इंडिया ने अचीव किया है फूड सिक्योरिटी, और ये अपने पॉपुलेशन को फीड करने में कैपेबल हो गया है। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है भले ही 1% एनुअली हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉपुलेशन को फीड करने में कैपेबल है। लेकिन अगर हम लोग चाइना से बात करें तो किस प्रकार से इंडिया जो है ना चाइना के कंपेयर में एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में ही हो गया था चाइना में, और चाइना ने अपने रूरल एरियाज में इनकम को राइज किया उसी समय से 14% तक राइज किया, मतलब बस 6 वर्ष में ही 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, और अगले 6 साल यानी कि 1984 तक उन्होंने अपने रूरल एरियाज का इनकम को 14% ग्रो करा दिया। कैसे? उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में खास काम किया। और इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेट से लाया, और इनकम ग्रोथ रेट भी बहुत कम रहा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी देखिए, चाइना ने 1978 में ही एग्री रिफॉर्म कर दिया था, और उन्होंने कम्युन सिस्टम को, मतलब वहां पर जो कम्युनिज्म वाला थॉट है, उस चीज को उन्होंने अप्लाई किया था। हाउस होल्ड के रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण उन्होंने उनका जो क्या हुआ ना, फार्मर्स का इनकम 14% ग्रो हुआ जो हम लोग देखे। लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें बहुत लेट से हुई, और बहुत ही कम रेट से बढ़ रही है आगे पेस से। फार्मर को भी उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना ने, मतलब पर एकड़ के आधार पे, लैंड के आधार पे, मतलब इंडिविजुअल आधार पे मार्केट प्राइस को सपोर्ट करके, जो कि कहीं ना कहीं ओईसीडी कंट्री से भी ज्यादा वो प्राइस इनकम सपोर्ट दे के चाइना ने अपने फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट किया। लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट जो है इसको, मतलब फार्मर्स को सपोर्ट करने में ओवरऑल कहीं ना कहीं उस पेस से आगे नहीं बढ़ी है। नेगेटिवली इनका मतलब रिजल्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने ट्रेड और मार्केट एक्सेस को कहीं ना कहीं पॉलिसीज के माध्यम से रेस्ट्रिक्ट किया है, जिसके कारण हम लोग क्या है ना कि इंडिया में सब्सिडी दिया जाता है फर्टिलाइजर पावर के आधार पे, जबकि जो एक्चुअल डिमांड है, जो ट्रेड मार्केट एक्सेस, इन सब चीज़ों पे बेहतर काम नहीं हुई है। पॉलिसी डिसीजंस का भी इम्पैक्ट है। चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ना, उन्होंने हेल्प किया इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करने में, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में। लेकिन इंडिया में ऐसे मेजर्स बेसिकली नहीं लिए गए हैं, खासकर एजुकेशन के सेक्टर में, पार्टिकुलरली गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करने में इंडिया फेल रहा है, जिसके कारण इकोनॉमी बूस्ट उतना हो नहीं पाई। आगे क्या करना चाहिए? आप पॉलिसी चेंज कीजिए, मतलब ऐसा पॉलिसी कीजिए जो एग्रीकल्चर सेंट्रिक हो, और उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो। आप पैडी से पल्स की ओर शिफ्ट कीजिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर शिफ्ट कीजिए, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉप्स पे जाइए जो कि हमारे बजट में बात हुआ, जो वाटर इफिशिएंट और फर्टिलाइजर कम मतलब उसमें जरूरत पड़े। फार्मर के सपोर्ट को बढ़ाइए। चाइना का मॉडल जैसे था सब्सटेंशियल इनकम और मार्केट प्राइस का सपोर्ट वाला, उसके कारण हम लोग उस चीज को भी हम लोग सीख सकते हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करने की जरूरत है। R&D इंफ्रा जो एग्रीकल्चर में, उसको इंक्रीज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इफिशिएंट वैल्यू चेन तभी हो पाएगा जब आप R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। अमूल का मॉडल इसमें एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्पल शो कर रहा है। और 2047 का जो विकसित भारत का आपका माइलस्टोन है, उसमें आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और कम्युनिटी बेस्ड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों पे एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव काम करना होगा, तभी हो पॉसिबल हो पाएगा। तो बस आज का इतना ही था।